Thanks students, welcome to class 11th commerce and our subject for the day is business studies. Okay, तो हमारे लास्ट सेशन में हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हमने इस लास्ट क्लास में किया था एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. तो अभी तक हमने 2 सेशंस उसके ऊपर ले लिए हैं. तो टुडे वी आर टेकिंग पार्ट 3, दैट इज सेशन नंबर 3. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो इस सेशन को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि आज के सेशन के हमारे लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे. ओके, तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इसको. तो आज का हमारा जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा सेशन का वो है टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. कि हम बिजनेस एक्टिविटीज की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि क्या क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन से टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं. नेक्स्ट इज टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. कि कॉमर्स का मीनिंग क्या है, ट्रेड क्या होता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है. नेक्स्ट वन टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. यानी ट्रेड के टाइप्स को डिस्कस करेंगे और ऑक्सिलरीज को भी डिस्कस करेंगे ट्रेड की. नेक्स्ट वन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. हमने पढ़ा था कि बिजनेस की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट. तो अब उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस सेशन के अंदर. उसके अलावा लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसका सेशन का वो होगा टू एग्जामिन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ रिस्क. इनफैक्ट हम सबसे पहले हम रिस्क को ही स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ओके, तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क. तो फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. कि बिजनेस में बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं. तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस रिस्क होता क्या है. द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. यानी बिजनेस रिस्क का मतलब बिजनेस में किस रिस्क के होता है, उन सभी रिस्क से होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए या कई बार लॉसेस हो जाएं. यानी आपके सामने आपको पता है बिजनेस में पॉसिबिलिटी होती है कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो सकता है और कई बार आपके सामने लॉसेस की सर्कमस्टांसेस भी आ जाती हैं. वो ऐसा कब होता है, बिकॉज ऑफ सम अनसर्टेनिटी. कुछ अनसर्टेनिटी को लेके हो सकता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अकर हो सकते हैं बिजनेस में. बिकॉज ऑफ दिस आपको हो सकता है कि बिजनेस में प्रॉफिट ना हो पाए या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो जाए. जिसका एग्जांपल ले लेते हैं हम. इसका एक मान लीजिए एक एग्जांपल लिया हमने, डिमांड फॉर रेडीमेड क्लोथ्स में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. मान लीजिए मार्केट में आपकी एक गारमेंट्स की शॉप है, रेडीमेड क्लोथ्स में आप डील करते हैं और आपने जो क्वालिटी के गुड्स या कपड़े रखे हुए हैं, क्लोथ्स रखे हुए हैं, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आने की वजह से क्या है, फैशन चेंज हो चुका है, अब उन क्लोथ्स की डिमांड नहीं हो रही है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको हो सकता है कि आपकी सेल पे असर पड़ जाए, आपकी सेल कम हो जाए. एट द सेम टाइम जब सेल कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी रिड्यूस हो सकता है और हो सकता है आपको वो प्रोडक्ट, वो पूरी क्वांटिटी लॉस में सेल आउट करनी पड़े. क्योंकि हो सकता है यदि आप सेल नहीं करेंगे तो वो लॉस की क्वांटिटी और भी इंक्रीज हो सकती है. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल अंडर बिजनेस रिस्क. तो हम इसी के आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में. हमने क्या किया, बिजनेस रिस्क को मेजरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्पेकुलेटिव एंड प्योर. स्पेकुलेटिव एंड प्योर. अब स्पेकुलेटिव रिस्क कौन से होते हैं. स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. ऐसे रिस्क जिसमें आपके सामने सिचुएशन क्या आती है, गेन होने के भी चांसेस होते हैं, यानी उस रिस्क को लेंगे आप तो गेन भी हो सकता है और साथ साथ लॉस होने के भी चांसेस हैं. यानी दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. उसके एग्जांपल देख लेते हैं. स्पेकुलेटिव रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द मार्केट सिचुएशन चेंज हो जाए, कंडीशंस इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई. किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी कमोडिटी की डिमांड हो सकता है मार्केट में एकदम इंक्रीज हो जाए, या चेंज इन प्राइसेस और चेंज इन फैशन और चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर्स प्रेफरेंसेस. जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि गोल्ड की रेट देखा आपने, एक स्टेज तक हमने देखा अगस्त के 12th ऑफ अगस्त तक हमने देखा बहुत तेजी से बढ़े. इनफैक्ट 14th ऑफ अगस्त तक बहुत स्पीड से बढ़े. कि उस चक्कर में, क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोगों को सेविंग में कहीं ऑप्शन और दिख नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्ट करने की वजह से क्या हुआ कि गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी हाइक हो गए, जो कि इन द मंथ ऑफ आई थिंक मार्च, जो कि 39,000 पर 10 ग्राम्स थे, वो आज 54,000 55,000 तक पहुंच चुके थे. तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि मार्केट में और कोई ऑप्शन नहीं थी,
क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस थी मेटल में, यानी कोई प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करना, तो उन्होंने ऑप्शन क्या लिया, गोल्ड में इन्वेस्ट करना। तो यदि मान लीजिए आप भी ऐसा स्पेकुलेशन लेते और आप भी सोचते कि भाई मैं उसी में इन्वॉल्व कर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता हूं और वो रिस्क ले लेते, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रॉफिट भी हो सकता था और लॉस भी। आज की डेट में यदि आप वही रिस्क लेते हैं और आप सोचते हैं कि आगे भी ये चांसेस है बढ़ने के, तो यहाँ पर भी वही चांसेस होंगे आपके सामने, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर में इसके प्राइसेस जो हैं वो थोड़े डाउन हो जाएं। यदि डाउन होंगे तो आपको लॉस होने के चांस होंगे उस केस में, और यदि वापस से बढ़ गए तो गेन होने के चांस है। तो ऐसा रिस्क जिसको लेने से पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी होता है, तो ऐसे रिस्क को हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क कौन सा होता है? प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, यानी ऐसा रिस्क जिसको लेने से या तो आपको लॉस होने वाला है या लॉस नहीं होने वाला, यानी यहां पर एक सर्कमस्टांस अवेलेबल ही नहीं है जो कि क्या है, प्रॉफिट। यानी ऐसा रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉफिट जो होने वाला ही नहीं है वहां पर, तो उस रिस्क को हम क्या बोलते हैं, प्योर रिस्क। यानी वहां रिस्क ही रिस्क है, यानी लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर एज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। जैसे एग्जांपल, चांस ऑफ थेफ्ट, मान लीजिए चोरी हो जाती है, चोरी हो गई तो आपका लॉस होगा, चोरी नहीं हुई तो लॉस नहीं होगा। मान लीजिए आपके गोडाउन में आग लग जाए, फायर हो जाए, तो उसकी वजह से आपके गुड्स जल सकते हैं, लॉस हो सकता है आपको। तो अगेन यदि लॉस बाय फायर हुआ तो आपको लॉस होने के चांस हैं, अगर नहीं होता तो लॉस नहीं होगा। या मान लीजिए आपके एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से आपका फैक्ट्री में काम रुक जाएगा और आपकी प्रोडक्शन क्लोज हो जाएगी, प्रोडक्शन शट डाउन हो जाएगी, उसकी वजह से बिजनेस में हो सकता है लॉस हो, और यदि स्ट्राइक नहीं होती है तो लॉस नहीं होगा। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्योर रिस्क। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या उसकी फीचर्स क्या हैं। तो आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये, इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, यानी बिजनेस रिस्क किससे अराइज होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से। यानी बिजनेस में यदि अनसर्टेनिटी नहीं होगी, यानी सब चीजें हमें पता है कि सर्टेन हो जाएं, तो बिजनेस में कभी लॉस होगा ही नहीं। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया रिस्क का, कि ये अनसर्टेनिटी से ही अराइज होता है। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज, हो सकता है हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं है और हमने कोई चीज डिसीजन ले लिया। वट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, हम कोई चीज को लेके चल रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, और उस बेसिस पर हमने कोई डिसीजन ले लिया, और यदि वो डिसीजन हमारे फेवर में नहीं गया तो हमारे को रिस्क को बियर करना पड़ेगा। ओके, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं, चेंज इन डिमांड हो सकती है, प्राइसेस चेंज हो सकते हैं किसी रॉ मटेरियल को लेके, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, अनसर्टेनिटी के। यानी यहाँ पर भी फ्यूचर में आपको लॉस होने के चांसेस हैं। तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। Our next feature is it is an essential part of every business, यानी जो रिस्क है वो हर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। बिना रिस्क के कोई बिजनेस कहला ही नहीं सकता। इसका मतलब एवरी बिजनेस हैव सम रिस्क, उसमें बिजनेस में रिस्क होगा, जरूर होगा ही होगा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, बिजनेस कोई भी अपने रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, हो सकता है कि कोई बिजनेस में जो डिग्री ऑफ रिस्क हो वो वेरी करे, किसी बिजनेस में कम होता है रिस्क, किसी बिजनेस में ज्यादा होता है, और उसी बेसिस पे शायद उसका प्रॉफिट एलिमेंट भी होता है। जिसमें रिस्क ज्यादा होता है वहां प्रॉफिट होने के चांस भी ज्यादा होते हैं और लॉस के भी, और जिसमें रिस्क कम होता है वहां पर लॉस भी कम होता है और इवन प्रॉफिट भी मॉडरेट ही रहता है। तो इसका मतलब रिस्क हर बिजनेस का एक एसेंशियल एलिमेंट है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ध्यान रखना है मेरे बात का कि रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, केवल मिनिमाइज किया जा सकता है। ओके, अब हम थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं। थर्ड फीचर इज डिग्री डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, यानी कि रिस्क की जो डिग्री है, यानी कि रिस्क का जो एलिमेंट का जो साइज है, रिस्क एलिमेंट का साइज वो डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर और उसके बिजनेस के साइज पर। यानी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप किस तरीके के गुड्स में या किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, क्या गुड्स या सर्विसेज आप प्रोड्यूस या सेल आउट कर रहे हैं, और दूसरा बिजनेस का साइज क्या है, यानी आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप किस स्केल पे काम कर रहे हैं, आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं या लार्ज स्केल पे, और उसी पर बेस होता है आपका बिजनेस रिस्क। मान लीजिए आप वेजिटेबल के अंदर आप डील करते हैं और आप बड़े लेवल पे अच्छा काम है आपका, और वेजिटेबल आपको पता है जैसे कि एक पेरिशेबल नेचर की चीज है, बड़ी जल्दी खराब हो सकती है। तो यदि आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो इस तरीके का है तो वहां पर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। एट द सेम टाइम यदि साइज ऑफ बिजनेस भी काफी वॉल्यूम में आप कर रहे हैं उसकी सेल आउट या बाइंग एंड सेलिंग, तो वहां पर भी लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा है, यानी रिस्क एलिमेंट वहां ज्यादा होता है। अगेन तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, नेचर एज वेल एज साइज। ओके, अब नेक्स्ट हम फीचर पे मूव करते हैं। Our next feature is profit is reward for risk, यानी हमने ऑलरेडी ये बात कर लिया कि हर बिजनेस में रिस्क
कंपल्शन है, एसेंशियल पार्ट है। इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितना रिस्क जितनी डिग्री में ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस भी हैं ज़्यादा। लॉस भी उसी हिसाब से होता है और लॉस के साथ साथ प्रॉफिट एलिमेंट भी उतना ही इन्वॉल्व है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, यानी आप जितना रिस्क लेने को तैयार है उतना ही आपको रिवॉर्ड में प्रॉफिट होने के भी चांसेस होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, नो रिस्क नो गेन। ये हमने स्टेटमेंट सुनी है ना, ये एज ओल्ड प्रिंसिपल है हमारा, विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये हर बिजनेस में अप्लाई होता है, यानी कि बिना रिस्क के तो कोई बिजनेस होगा नहीं और रिस्क नहीं लोगे तो गेन होने वाला नहीं है। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर विल बी दी प्रॉफिट, यानी आप बिजनेस में ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो तो ज्यादा प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अपने। Our next topic is causes of business risk. बिजनेस रिस्क के क्या कारण है, क्यों रिस्क ये अराइज होते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। तो पहला जो रीजन है, पहला जो कॉज है वो है नेचुरल कॉजेस, क्योंकि हमें मालूम है नेचर की वजह से भी बिजनेस रिस्क अराइज हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज पे हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, जैसे फ्लड कभी हो जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी लाइटनिंग होती है, कभी हैवी रेन्स होती है, कभी फेमाइन हो जाती है। इन सभी रीजंस की वजह से बिजनेस को लॉस या बिजनेस प्रॉपर्टीज को लॉस या बिजनेस की इनकम सफर करती है और कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉसेज होते हैं। तो ये सब किसके पीछे रीजंस हैं, ये सब रीजंस कहलाते हैं नेचुरल कॉजेज, क्योंकि इसमें हमारा ह्यूमन एलिमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ह्यूमन इसको कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए मेजर्स ले सकता है, इससे होने वाले लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स ले सकता है, बट इसको रोक नहीं सकता। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कॉज, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉज। अब मैं नेक्स्ट कॉज की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कॉज, यानी जिसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड्स सच unexpected events like dishonesty, carelessness or negligence of employees, stoppage of work due to power failure, strikes, riots, management inefficiency. These are some of the examples of human causes. कई ऐसे reasons भी हैं जिसमें humans element की होने की वजह से business में loss होने के चांस होते हैं। जैसे example के लिए कोई dishonest हो गया, किसी ने कुछ fraud कर लिया, embezzlement यानी कुछ गबन कर लिया, आपके accounts में से कुछ क्या बोलते हैं डिसऑनेस्टी दिखा के पैसे निकाली और आपको उसकी नॉलेज प्रोवाइड नहीं करी। केयरलेसनेस होने की वजह से बिजनेस में कुछ लॉस हो गया। नेग्लिजेंस दिखाई इंप्लॉइज ने, उसकी वजह से कुछ लॉस हो गया। काम करना बंद कर दिया आपने या स्ट्राइक आउट कर दिया, उसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो गया। या पावर फेलियर होने की वजह से आपको बिजनेस में लॉस हो गया। यानी कुल मिलाकर ये मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होने की वजह से आपको बिजनेस में लॉस हो गया। ये सभी रीजंस किस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन कॉजेज में। यानी ह्यूमन एलिमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिजनेस रिस्क में। ओके, अब मैं नेक्स्ट रिस्क की तरफ चलते हैं। Our next category is economic causes. These include uncertainties relating to demand for goods, competition, price collection of dues from customers, change of technology और method of production. यानी कुल मिलाकर इकोनॉमीज जो पार्ट प्ले करती है हमारे बिजनेस में, वो भी यदि आपको इन्फ्लुएंस करती है और उसकी वजह से बिजनेस में कुछ लॉस होने के चांसेस हैं, तो वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज में। जैसे मान लीजिए आप जिन गुड्स में डील करते हैं, मार्केट में उसकी डिमांड अब एकदम घट जाए, ठीक है, कंपटीशन आपके सामने, आपको बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ जाए, बहुत सारे सेलर्स आ जाएं आपके साथ साथ कंपटीशन में, मार्केट में चीज़ों के रेट जो आप रॉ मटेरियल यूज़ करते थे उसकी वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी या घटेगी। उसकी वजह से आपके कस्टमर्स पैसे ना दे पाएँ आपको, या जिनसे पैसे आपने लेने थे, आपने जिनको गुड्स बेचे थे उनसे पैसे कलेक्ट ना हो पाएँ, या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए। मान लीजिए पहले काम आप मैनुअली करते थे, अब उसके लिए मशीन्स आ चुकी हैं और वो मशीन्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जो आप बियर नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके कॉम्पिटिशन में जो पर्सन इन्वॉल्व है, सेलर इन्वॉल्व है, उन्होंने वो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स परचेज कर लिया और वो आपके कॉम्पिटिशन में अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आ रहे हैं काम करने के लिए, उसकी वजह से आपका बिजनेस सफ़र कर रहा है। दीज आर सम ऑफ दी इकोनॉमिक कॉजेज। ये सब किसके पीछे हैं, इकोनॉमिक कॉजेज कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट इज फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज में क्या होता है, जैसे मैकेनिकल डिफेक्ट्स आ जाए या फेलियर हो जाए। जैसे आप मान लीजिए आपकी मशीन है, उसमें एक बॉयलर नाम की चीज़ होती है, यदि वो ब्रस्ट कर जाए तो उसकी वजह से पूरा नुकसान हो सकता है। जो उसमें एम्प्लॉय काम कर रहा हो उसको चोट लग जाए, उसकी डेथ हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए कुछ वहाँ पर, तो ये भी एक तरह का लॉस है बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको यदि मान लो उस एम्प्लॉय को चोट लग जाती है तो आपको उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फिजिकल लॉस हुआ है उसका। तो ऐसे रीजंस को, ऐसे कॉजेज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल कॉजेज। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉज की तरफ चलते हैं, लास्ट वन, दैट इज अदर कॉजेज। These are unforeseen events like political disturbances, fluctuation in
exchange rates etc which lead to possibility of business risk. कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जो इन कॉजेज के अलावा होते हैं. जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई. अब पहले किसी और की गवर्नमेंट चल रही थी हमारी इंडिया में, मान ली हमारी इकॉनमी में, अब वो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से अब नई गवर्नमेंट जो आई है उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उनकी क्या पॉलिसी रहेगी हमारे बिजनेस को लेके, उसका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा, हम उसकी वजह से भी हमारे बिजनेस को लॉस हो सकता है. हो सकता है कि वो FDI, जैसे हम जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसको वो स्टॉप कर दे, यानी प्राइवेट इन्वेस्टर जो हमारे यहाँ पहले इन्वेस्ट करते थे अब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए. दूसरा, उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर भी पड़ सकता है. हो सकता है वो हमारे जो हम जिस टाइप के बिजनेस को जिसमें हम इन्वॉल्व हैं उस टाइप के बिजनेस को वो अब प्रोहिबिटेड कर दे, बंद कर दें, उसको मना कर दिया जाए, यानी कि वो इलीगल क्रिएट कर दे उसको, तो उस केस में हमारे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा हमें. तो ये भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जो अदर कॉजेज की कैटेगरी में आते हैं. इसके अलावा हमने एक और एग्जांपल बोला इसमें, एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशंस आना. एक्सचेंज रेट में यदि फ्लक्चुएशंस आती है तो उसका भी इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम यदि बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स या सर्विसेज को, तो उस केस में हमें उनके एक्सचेंज रेट के हिसाब से उन्हें पैसे देने पड़ते हैं फॉरेनर्स को, या वहाँ से पेमेंट यदि आती है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज में पैसे आते हैं उसके हिसाब से, तो उसका भी हमारे बिजनेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है. तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज. हमने इसको 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो हमने 5 के 5 कैटेगरी डिस्कस कर ली है. फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेज, फिर ह्यूमन कॉजेज, फिर नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, नेक्स्ट वन इज फिजिकल और लास्ट वन इज अदर कॉजेज. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. यानी हमने बिजनेस को भी कुछ एक्टिविटीज में डिवाइड किया है. वो एक्टिविटीज क्या क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज कॉमर्स. फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉमर्स. अब इंडस्ट्री क्या होती है? बिजनेस का काम तो हमें पता लग गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस. अब बिजनेस करने के लिए हम 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं. बिजनेस के खुद क्लासिफिकेशन जो है वो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. अब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब इंडस्ट्री का क्या काम है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. यानी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका कंसर्न किससे होता है? गुड्स को, जो कि यूजफुल गुड्स हैं, उसे कन्वर्ट, रिसोर्सेज को बेसिकली कन्वर्ट करना यूजफुल गुड्स में. यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उससे फाइनल गुड्स बना देना जो आपकी कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. यानी इंडस्ट्री का काम होता है बेसिकली गुड्स को बनाना, हम इजी वे में बोलें तो मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू फाइनल गुड्स और गुड्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री. यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी ऐसा इंडस्ट्री, जो भी ऐसी एंटिटी ऐसा काम करती है, क्या करती है? रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट्स में या गुड्स में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं. अब कॉमर्स क्या करती है इसमें? कॉमर्स का काम क्या होता है? कॉमर्स इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी इंडस्ट्री ने गुड्स बना तो दिए, अब वो गुड्स हमें कस्टमर तक पहुंचाने हैं, और कस्टमर तक पहुंचाने में जो हमें हेल्प करती है वो कौन होती है? कॉमर्स. कॉमर्स का काम होता है गुड्स और सर्विसेज को जो कि मैन्युफैक्चर हो चुके हैं इंडस्ट्री के द्वारा, उसे फैसिलिटेट करना, जिससे कि गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज इजी हो पाए, उन्हें हम प्रोड्यूसर से कस्टमर तक इजीली पहुंचा पाएं. तो ये कॉमर्स का रोल होता है यहाँ पर. हम इसी को आगे थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री की. इंडस्ट्री को हमने मेजरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी. तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में. प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? These industries are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism. यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या करती है? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती है और उससे एक्सट्रैक्ट करती है प्रोडक्ट्स को, या रिप्रोडक्शन में लग जाती है, किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या उनके डेवलपमेंट में लग जाती है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज. तो इसमें 2 चीजों को इंक्लूड किया गया है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये किस कैटेगरी में आ गई? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आ गई. ओके, अब यदि हम प्राइमरी इंडस्ट्री के और थोड़ा सा अच्छे से बात करें तो हम उसको मेजरली 2 कैटेगरी में, जैसे मैंने बताया उनके वर्क के हिसाब से हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसी को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. तो अभी मैंने बताया कि एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है? दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक्सट्रैक्ट करती है या ड्रॉ आउट करती है, किसको? प्रोडक्ट्स को. कहां से? नेचुरल रिसोर्सेज से ड्रॉ आउट करती है या एक्सट्रैक्ट करती है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज. यानी एक्सट्रैक्टिव कब कहेंगे? जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगी, नेचुरल रिसोर्सेज से गुड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, अब वो प्रोडक्ट्स किस किस चीज के डील कर सकते हैं? वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे फार्मिंग के अंदर, माइनिंग के अंदर एंड फिशिंग के अंदर. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं जेनेटिक की। जेनेटिक में क्या होता है? जेनेटिक मीन्स हेरिडिटी और पेरेंटेज। दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनका कंसर्न किससे होता है? ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन से होता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल पे अप्लाई होता है। तो इसमें हम किन किन इंडस्ट्रीज, किन किन चीज़ों को हम इसमें काउंट कर सकते हैं? जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। पोल्ट्री फार्म आपने खोल रखा है, या पिशी कल्चर का आप काम करते हैं, ये सब किस कैटेगरी में आता है? जेनेटिक में आता है। ठीक है, तो दोनों बेसिकली किसके पार्ट हैं? ये प्राइमरी इंडस्ट्री के। अब मैं वापस आता हूँ इंडस्ट्रीज पे ही। तो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब बात आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद, ओके, तो हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में क्या बात की? दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद यूजिंग द material extracted at the primary stage to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? वो सभी प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने डिलीवर कर दिए हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? उनको प्रोसेस करती है, जिससे कि या तो नए प्रोडक्ट्स रेडी हो जाएं, या दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए वो एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर देती है। यानी या तो दूसरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए उस प्रोडक्ट्स को वो प्रोसेस करती है जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं। प्राइमरी स्टेज में जो भी प्रोडक्शन हुई थी गुड्स को, उसको वो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी कर देते हैं, या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो कि दूसरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाने वाले हैं, यूज करने वाले, उनके लिए वो गुड्स रेडी कर देते हैं। तो वो एक ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब इसको भी थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं हम, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरीज क्या क्या है? पहली है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, यानी हम रॉ मटेरियल को लेंगे या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट्स में। तो दीज इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। यानी ऐसी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? रॉ मटेरियल लेती हैं। कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो वहां से इनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, या दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज से इनको सेमी फिनिश गुड्स मिल जाते हैं, जिसको ये कन्वर्ट करके क्या बना देती हैं? फिनिश प्रोडक्ट्स। इसको भी हमने ब्रॉडली कैटेगराइज करा हुआ है चार कैटेगरीज में। चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है किसको? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। वो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सेकेंड वन इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एंड नेक्स्ट और लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। अब इसको एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड और सेपरेटेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें क्या करते हैं? जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उस प्रोडक्ट का, उसको हम एनालाइज यानी सेपरेट कर लेते हैं और उससे नए नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया इसका एक ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी से हम क्या करते हैं? क्रूड ऑयल भी निकाल लेते हैं, केरोसिन ऑयल भी बनता है उससे, डीजल भी बन जाता है उससे, और पेट्रोल भी बन जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है बेसिकली, उसमें से हमने सेपरेट करा है, उसी को उसके ग्रेडिंग के हिसाब से उसको हम सेग्रीगेट करते हुए जा रहे हैं, उसको एनालाइज करते हुए जा रहे हैं, उससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। और ये किस कैटेगरी में आती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसका पार्ट है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। तो ध्यान रखना, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों आती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के चार कैटेगराइजेशन बताए थे हमने। ओके, अब हमने फर्स्ट ओवर कर लिया एनालिटिकल। अब मैं सेकंड पे आ रहा हूं, दैट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब ये सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें हम, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें दो या दो से ज्यादा मटेरियल को मिलाकर, कंबाइन कर मिक्स कर हम एक नया प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जिसमें कम से कम दो प्रोडक्ट्स या दो मटेरियल को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। तो ऐसे मिक्स करने से एक नया प्रोडक्ट यदि रेडी हो जाए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है? जैसे सीमेंट, ठीक है, आयरन और जिप्सम को मिलाते हैं, इसमें हम आयरन और जिप्सम दोनों को मिलाकर सीमेंट रेडी हो जाता है। सोप्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के। ओके, अब हम थर्ड इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट करते हैं, दैट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें प्रोडक्ट को बनाते समय उस प्रोडक्ट को काफी स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है, यानी उसमें काफी सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड सो ऑन, और फाइनली जाके वो प्रोडक्ट हमारे सामने रेडी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका है शुगर एंड पेपर। दीज आर कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अगेन किस कैटेगरी में आती हैं ये? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। कैसे होता है? इसमें काफी सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, और उन सभी स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है उस फाइनल प्रोडक्ट को, और बाद में जाके फाइनली वो रेडी हो जाता है। ओके ना? लास्ट वन जो हमारी कैटेगरी है इसके अंदर, वो है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब ये असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है?
Assembly industry, various components or parts are brought up together to produce a finished products. इसमें बहुत सारे हम पार्ट्स इकट्ठे करते हैं और उन पार्ट्स को असेंबल कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, यानी दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को नहीं मिला रहे हैं, पार्ट्स को मिलाएंगे। पार्ट्स अपने आप में कोई इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस नहीं रखते, यहाँ पर ध्यान रखना, उन पार्ट्स की अलग अलग कोई वैल्यू नहीं है, बट उनको यदि मिला दिया जाता है और उससे एक प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री कहलाती है। ऐसी इंडस्ट्री जैसे टीवी में बहुत सारे पार्ट्स यूज होते हैं, इंडिविजुअली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट यदि उसको असेंबल कर दिया जाए तो टीवी जब रेडी हो जाएगा तो उसको हम पार्ट मानेंगे किसका, असेंबली इंडस्ट्री का। ऐसे ही कार हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है, वॉचेज हो सकती हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हुए, असेंबलिंग इंडस्ट्री के। तो हमने ऐसा अब चारों पार्ट्स, अब चारों कैटेगराइजेशन हमने इसमें स्टडी कर लिया मैन्युफैक्चरिंग के। चारों क्या थे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली, और हम उनके एग्जांपल्स भी समझ चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं जो कि क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये भी किसका पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती क्या है, दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, कैनाल्स एक्सेट्रा यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यानी हमने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स है उनको यूज करते हुए हम कंस्ट्रक्शन में लग गए। हमने कंस्ट्रक्शन करा, किस चीज का कंस्ट्रक्शन, हमने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, हमने ब्रिजेस बनाने शुरू कर दिए, हम रोड्स बना रहे हैं, हम डैम्स बना रहे हैं, हम कैनाल्स बना रहे हैं, हम स्कूल्स बना रहे हैं। ओके, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब कैटेगरी किस किस कैटेगरी में आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। तो इसका मतलब हमने दोनों इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर लिया, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को भी। अब मैं वापस मूव कर रहा हूँ आपको मेन चैनल पे, मेन कैटेगराइजेशन पे। हमने बात की थी कि इंडस्ट्रीज 3 टाइप की थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने प्राइमरी के भी दोनों कैटेगरी को डिस्कस कर लिया, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक को, और सेकेंडरी की भी डिस्कस कर लिया, दोनों चीज़ों को, जिसमें हमने बात की थी, एक तो सेकेंडरी में हमने किसकी बात की थी, देखिए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग की और दूसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की। अब हम लास्टली आ रहे हैं अपनी फाइनल इंडस्ट्री पर, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं खाली। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो केवल सर्विसेज प्रोवाइड करे उसे हम बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं इसको, या टर्शरी इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टर्शरी इंडस्ट्रीज में वो सभी सर्विसेज आती हैं जो हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को किसमें, बिजनेस करने में, यानी गुड्स को प्रोड्यूस वाली जगह से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। इसमें सारी सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज के एग्जांपल है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन। ओके, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज के। अब इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे, इसको आगे इसी सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आगे हम अगले सेशन की तरफ चलते हैं, अगला टॉपिक कंसिडर करते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक। तो हमने पहले बात की इंडस्ट्रीज़ की, हमने इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइजेशन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। प्राइमरी का भी बाइफर्केशन किया हमने एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक में, और उसके बाद हमने सेकेंडरी को भी क्लासीफाई किया था 2 कैटेगरीज में, जिसमें हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग की और कंस्ट्रक्शन की। और मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया और चारों को डिटेल में पढ़ा, और कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लिया। फिर टर्शरी सेक्टर में हमने बात की थी सारी सर्विसेज की। अब मैं आ गया हूँ नेक्स्ट, हमारा जो क्लासिफिकेशन था बिजनेस एक्टिविटीज़ का वो था कॉमर्स। तो इंडस्ट्रीज ओवर हो चुकी हैं, मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स की। अब कॉमर्स itself classified into 2 major categories. कॉमर्स को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड, सेकेंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड मतलब व्यापार हिंदी में बोले तो हम। तो ट्रेड का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी ऐसा काम जिसमें हम गुड्स या सर्विसेज को बाय और सेल करते हैं, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। यानी बाइंग करना और सेल करना गुड्स और सर्विसेज की, और उसके पीछे आपका पर्पस होना चाहिए प्रॉफिट कमाना, तो उसे ट्रेड कहा जाएगा। तो ट्रेड करता क्या, बेसिकली ट्रेड रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, क्योंकि प्रोडक्ट्स बनाने वाला जो पर्सन था, जिसको हम प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, और दूसरा जिसको उसकी जरूरत है, दूसरा पर्सन कौन है, कंज्यूमर, उनको ये लिंक करता है ट्रेड। यानी जो प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए उसे वो मार्केट में लाता है, जिससे कि कंज्यूमर की एक्सेस में आ जाए वो, और उसे वो इजीली परचेज कर पाए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेड क्या करता है, हमारी एक हिंड्रेंस को रिमूव करता है। इसको बोलते हैं हम हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं ट्रेड के आगे कैटेगराइजेशन करते हैं ट्रेड की। ट्रेड को हमने 2 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर दिया। ट्रेड 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कौन से होते हैं, विच टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री, यानी जो कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है हमारी, उस बाउंड्रीज के अंदर जो हम ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, उसे हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम,
इंटरनल ट्रेड, यानी इंटरनल ट्रेड क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, उसे इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। इसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरी में, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब ये होलसेल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और फॉर इंटरमीडिएट यूज, यानी ऐसी ट्रेडिंग जिसमें गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल तो किया जाता है, एट द सेम टाइम लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाता है। पर्पस क्या होता है पीछे, या तो उसको रीसेल कर दिया जाए या किसी और पर्पस को, किसी और गुड्स की प्रोडक्शन में उसे एज अ इंटरमीडिएट गुड्स यूज कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया और उससे आप प्रोसेस करके कुछ और बनाने वाले हैं, तो ये हो गया इंटरमीडिएट यूज, यानी आपने जो खरीदा वो इंटरमीडिएट यूज है। दूसरा, आप उसे लार्ज क्वांटिटी में बेचने की बात कर रहे हैं, तो आप तब भी आप क्या कहलाएंगे, होलसेल ट्रेडर ही कहलाएंगे। यानी आप होलसेल ट्रेड में करते क्या है, गुड्स और सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं और उसको खरीदने का पर्पस दो ही हो सकते हैं, या तो उसे फर्दर सेल करना या उससे कोई और नया प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, तो ये होलसेल ट्रेड कहलाता है। दूसरा कैटेगरी जो है वो है रिटेल ट्रेड। अब ये रिटेल ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। रिटेल पर्सन या रिटेल ट्रेडर वो पर्सन होता है जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता तो है बट उतनी क्वांटिटी में नहीं खरीदता जितनी क्वांटिटी में होलसेलर खरीदता है, उससे लेसर क्वांटिटी में खरीदता है और उसे वो डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचता है। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, आपके सामने कई बार हो सकता है होलसेलर भी हो और कई बार रिटेलर भी होते हैं। होलसेलर के पास आप प्रोडक्ट्स खरीदने जाएंगे तो आपको वो देखना कभी भी एक क्वांटिटी नहीं देगा, वो बोलेगा पूरा पैकेट ले लीजिए या पूरा बल्क ले लीजिए या पूरा कार्टून ले लीजिए, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में ही डील करते हैं। जबकि रिटेलर जो नॉर्मल क्वांटिटी में डील करते हैं उससे आप एक पीस भी मांगेंगे वो आपको एक पीस भी दे देगा, क्योंकि उसका पर्पस होलसेलिंग नहीं करना, वो रिटेल में डील कर रहा है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है। जबकि होलसेलर किसको बेचते हैं, रिटेलर को बेचते हैं, जिससे कि वो फर्दर सेल करें। ओके, तो होलसेलर और रिटेलर हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले कैटेगरी की टाइप्स ऑफ ट्रेड में, वो है एक्सटर्नल ट्रेड। अभी एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, अ ट्रेडर एक्सटर्नल ट्रेड विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। जब आपकी ट्रेडिंग आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड चली जाए, यानी अब आप ट्रेड अपनी कंट्रीज में नहीं कर रहे हैं, खाली अपनी कंट्रीज के बाहर की कंट्रीज के साथ, यानी आउट ऑफ द वर्ल्ड, मींस आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। मीन इंडिया में रह के इंडिया की बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं आप उनके साथ भी यदि ट्रेडिंग करते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, ऐसी ट्रेडिंग होती है यदि, तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्सटर्नल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं थ्री कैटेगरीज में। वो थ्री कैटेगरीज क्या क्या है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। तो पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट मींस बाहर से गुड्स मंगाना। If goods are purchased from another country, it is called import trade. यदि आप किसी भी दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करा रहे हैं, यानी परचेज कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से खरीद रहे हैं, तो उस ट्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड। ओके, एक्सपोर्ट किसको बोलेंगे फिर, एक्सपोर्ट ट्रेड। इफ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। यदि आप अपने गुड्स को जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुए थे किसी और की कंट्री में जाके बेच देते हैं, किसी और कंट्री को बेचते हैं बेसिकली, तो वो कहलाती है एक्सपोर्ट ट्रेड। और थर्ड वन, इंटरपोर्ट ट्रेड। व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, इट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। यानी आप गुड्स तो किसी और कंट्री से खरीद रहे हैं बट बेच किसी और कंट्री को रहे हैं। मान लीजिए आपकी कंट्री का नाम है ए और ए कंट्री ने पहले गुड्स खरीदे बी कंट्री से और उससे फिर बेच दिया सी कंट्री को, यानी आप एक मिडलमैन का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की ट्रेडिंग यदि आप करते हैं तो उसे इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हम क्यों बेच रहे हैं, व्हाई नॉट सी बाय डायरेक्टली फ्रॉम द बी। हम यदि ए हैं और हम बी से खरीद के सी को बेच रहे हैं गुड्स को, तो ऐसा तो पॉसिबल है कि सी डायरेक्टली वो बाय कर ले बी से। कई बार क्या होता है कि जो रिलेशंस होते हैं दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उस केस में हम उनके रिलेशंस अच्छे ना होने का एडवांटेज ले लेते हैं और वो उस कंट्री से बाय करके उस दूसरी कंट्री को सोल्ड आउट कर देते हैं जिनके साथ उनके रिलेशन शायद इतने अच्छे नहीं है या उनकी ट्रेडिंग नहीं होती है उनके एक दूसरे के साथ, तो वो एक मिडलमैन का काम हम करते हैं। तो इस तरह की ट्रेडिंग यदि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड। तो हमने दोनों कैटेगरी डिस्कस कर ली पहले टाइप्स ऑफ ट्रेड में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में भी दोनों डिस्कस कर लिया है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, और एक्सटर्नल में तीनों कैटेगरी डिस्कस कर ली, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। ओके, तो हमने बात की थी अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की बात ही हम कर रहे थे, जिसमें हमने पहले इंडस्ट्री को डिस्कस कर लिया, फिर हम कॉमर्स पे आ गए थे और कॉमर्स के आपको मैंने दो कैटेगराइजेशन बताए थे, एक था ट्रेड और दूसरा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो हमने ट्रेड को डिस्कस अभी किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ चुके हैं उसके, वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
क्या है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब फैसिलिटीज और सर्विसेज टू ट्रेड, यानी वो सभी एक्टिविटीज जो ट्रेड को हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए की जाती हैं, उसको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। वो कौन कौन सी हैं वो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज इंश्योरेंस, थर्ड वन इज बैंकिंग एंड फाइनेंस, फोर्थ वन इज वेयर हाउसिंग एंड लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। ओके, तो इसको बात कर लेते हैं, इनका क्या रोल है इनका। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का क्या रोल है, तो पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट कैसे हेल्प करेगा हमें ट्रेड को। ट्रांसपोर्ट का मेन पर्पस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट आता है, रेल ट्रांसपोर्ट आता है, कोस्टल ट्रांसपोर्ट आता है जिसको वाटर ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, या एयर ट्रांसपोर्ट भी होता है। पर्पस क्या है इन ट्रांसपोर्ट का, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना। क्यों ऐसे किया जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है प्लेस ऑफ कंजम्पशन से, यानी जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं कंज्यूम नहीं होने हैं वो, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं प्लेस प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, उसको रिमूव कर देता है। यानी जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां से उसे मूव करता है ऐसी प्लेस पर जहां से कंज्यूमर उसे एक्सेस कर पाए, उसे खरीद पाए। तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट। अब वो रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो रेलवे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट, किसको रिमूव करने में, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ध्यान रखना है ये पॉइंट को, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है वो। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, इसी का पार्ट है। कम्युनिकेशन क्या फैसिलिटीज देता है हमें, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज like postal services and telephone facilities enable businessmen to exchange information with one another। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, पहले आपको लिखता था, हम मेल की जगह एक लेटर लिख देते थे। आज की डेट में कम्युनिकेशन के हमारे पास बहुत सारे मोड हो चुके हैं, हम टेलीफोन फैसिलिटीज यूज करते हैं, हम मेल SMS यूज कर लेते हैं, मेल फैसिलिटीज यूज कर लेते हैं, बहुत सारी और भी एप्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसकी हेल्प से क्या होता है कि एक बिजनेसमैन अपनी इंफॉर्मेशन, अपने ब्राउचर्स, अपने कैटलॉग्स, कोटेशंस एक दूसरे के साथ इजीली एक्सेस और एक्सचेंज कर पाता है, जो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते। कहीं ना कहीं उससे ट्रेड को फैसिलिटेशन मिलती है। ओके, तो ये भी किसी ना किसी तरीके से ट्रेड, बिजनेस ट्रेड को हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है हमारी वो होती है इंश्योरेंस। क्या होती है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस किस तरीके से हमें हेल्प करता है, इंश्योरेंस का पर्पस क्या है, थ्रू इंश्योरेंस वी गेट प्रोटेक्शन। क्या मिलती है हमें इंश्योरेंस से, प्रोटेक्शन मिलती है। किससे, उन रिस्क से जो शायद आपको लॉस इनकर कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में यदि आपको लग रहा है कि कुछ लॉस होने के चांसेस हैं, तो इंश्योरेंस उस लॉस को मिनिमाइज कर देता है या उससे होने वाले लॉस को कॉम्पनसेट करने में भी आपको हेल्प करता है। तो आपके लिए ये कौन सा रोल प्ले करता है, ये आपके लिए रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। यानी इंश्योरेंस का मेन वर्क क्या है, मेन फंक्शन क्या है, रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट का फंक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। और आपको पूछेंगे इंश्योरेंस का फंक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ध्यान रखना, ये फंक्शंस भी चल रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट वन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस का क्या रोल है ट्रेड में, बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर एक्वायरिंग असेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग डे टू डे एक्टिविटीज। हमें पता है कि बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, असेट्स खरीदने पड़ते हैं, बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, मशीनरीज खरीदनी पड़ती हैं, और डे टू डे के हमारे कुछ खर्चे होते हैं उनको भी बियर करना पड़ता है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, फंड्स की, पैसे की। और वो फंड्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, वो हमें कमर्शियल बैंक्स देते हैं। जो भी आपके बैंक्स है वो आपको लोन देते हैं, फाइनेंस करते हैं, जिसके बेसिस पर आपको पैसा मिलता है और वो पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैंकिंग और फाइनेंस है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। किस वजह से, क्योंकि आपके लिए वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन सा फंक्शन है, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज फाइनेंस। यानी आपको एक्सचेंज ऑप्शन देता है, यानी आप क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे अपने पैसे यहाँ से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, RTGS। ये कुछ हमारे पास तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने पैसे किसी और को पहुंचाना चाहते हो, तो वो आप इजीली बैंकिंग के हमारे कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम ऐसा कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको वो फाइनेंस की सुविधा भी देता है जिससे आप बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर पाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शन था, किसका, बैंकिंग एंड फाइनेंस का। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि क्या है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, एक ऑक्सिलरी, और उसका फंक्शन क्या है, इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हमें पता है वेयर हाउसिंग क्या है, एक तरह का हम बोल सकते हैं गोडाउन टाइप का, जहां पर हम अपने गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। पर्पस क्या होता है स्टोर करने के रखने का, सेव करके रखने का। दो पर्पस होते हैं हमारे, एक तो सेफ्टी रहे उन गुड्स की, और दूसरा जब भी हमें उस गुड्स की जरूरत पड़े उस समय पर हम उसको अवेलेबल करा पाए। कई ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत सीजनल टाइप के होते हैं, ओके, जैसे पीस हो गया,
आपके सामने मैंगोज हो गए, तो आप देखते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं वो, और जब उनका नॉन सीजन टाइम होता है तो उस समय पर उसको अवेलेबल करवा देते हैं कंज्यूमर को। तो वेयर हाउसिंग करती क्या आपके लिए? इट रेफर्स टू होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स अंटिल दे आर फाइनली कंज्यूम। उसे होल्ड करके रखना और उसे प्रिजर्व करके रखना, यानी उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। ऐसा ना हो कि होल्ड तो करा बट बाद में क्वालिटी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, अब वो यूज करने लायक नहीं रहा। हमें ये भी ध्यान रखना है, प्रिजर्व भी करना है और साथ साथ उसे होल्ड भी करना है, सेफ्टी भी चाहिए। इट हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स एज वेल एज फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन इट इज नीडेड। यानी आपको गुड्स को स्टोर करके भी रखना है और उसको फैसिलिटेशन भी देना है कि जब भी उन गुड्स की फ्यूचर में जरूरत पड़े, यानी कंज्यूमर उन गुड्स की जब डिमांड करे तो उनको वो अवेलेबल करवाना। ये सब काम वेयर हाउसिंग में आता है। और वेयर हाउसिंग इसका मतलब कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम का। अब यहाँ पे वर्ड आया टाइम। टाइम क्यों बोल रहे हैं? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी बट इट्स डिमांड इज क्रिएटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो क्या हम क्या करेंगे? तब तक जनवरी में प्रोड्यूस हुआ और अगस्त में उसकी डिमांड होने वाली है, तो वहां पर तो इंपॉर्टेंट रोल वेयर हाउसिंग का ही होगा ना, कि हम उसे वेयर हाउस में स्टोर करके रख लें और जब अगस्त में उसकी डिमांड आएगी तब तक उसे प्रिजर्व करके रखें, और जब डिमांड आएगी तो कंज्यूमर को वो अवेलेबल करवा दे। तो यहाँ पर वेयर हाउसिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारा जो नेक्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वो है एडवर्टाइजिंग। आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बहुत सारे मोड्स के थ्रू देखते हैं, टीवी पर, रेडियोस पर, आप अपने वेब्स पर भी देखते हैं। आजकल वेब मार्केटिंग भी हो रही है तो उस पर भी आपको बड़ी सारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। एडवर्टाइजमेंट का रोल क्या है? बेसिकली एडवर्टाइजिंग ब्रिंग्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर, यानी उन गुड्स और सर्विसेज की नॉलेज प्रोस्पेक्टिव बायर्स तक पहुंचाती है। आप देखते हैं कई सारी एडवर्टाइजमेंट को देख के ही आप कई बार प्रोडक्ट्स परचेज करने जाते हैं मार्केट में, क्योंकि आपको उन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये पता लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है और ये इसकी यूटिलिटी ये है, ये इस काम आने वाला है, और उस बेसिस पर आप उसको प्रोडक्ट को मार्केट में जाके डिमांड करते हैं। यानी कंज्यूमर तक ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज प्रोवाइड करना एडवर्टाइजमेंट का काम है। तो इसका मतलब ये कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है? इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉलेज। आपको नॉलेज देता है, किसको? बायर को। उसे पता लग जाता है कि मार्केट में भाई ये चीज अवेलेबल है और इसके ये एडवांटेजेस हैं, अब ये मार्केट में अवेलेबल होगी तो हम इसको खरीद सकते हैं। यानी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कुल मिलाकर। तो ये सब क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज। यानी वो सब सर्विसेज है ये बेसिकली जो ट्रेड को हेल्प करती है। तो हमने एक सेक्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, टर्जरी। टर्जरी हमने इंडस्ट्री पढ़ी थी ना, ये टर्जरी इंडस्ट्रीज भी इन्हीं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को ही कहते हैं, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड टर्जरी इंडस्ट्रीज आर सिमिलर और नॉट, तो आप बोलेंगे यस दे आर सिमिलर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सर्विस इंडस्ट्रीज में या टर्जरी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, तो यही सर्विसेज के नाम आप लेंगे वहां पर भी। क्या क्या? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग। ये सब क्या थी? टर्जरी सेक्टर्स की, टर्जरी इंडस्ट्रीज की सर्विसेज के नाम है। ओके, अभी हमने डिस्कस कर लिया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब मैं जरा मिनिमम तरीके से बहुत जल्दी आपको वापस से डिस्कस कर लेता हूं फंक्शंस। तो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स या रोल ऑफ कॉमर्स, जिसमें हम ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात करते हैं, वो क्या क्या होते हैं? तो अभी मैंने डिस्कस वैसे कर लिया है। तो पहला क्या है? हेल्प्स टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को कौन रिमूव करता है? मैंने हाईलाइट करा हुआ है यहाँ पे, ट्रेड। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, ट्रेड रिमूव करता है ये हिंड्रेंस को। ओके, सेकंड वन इज हेल्प्स टू रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। कौन सी ऑक्सिलरीज है जो रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को? तो ट्रांसपोर्टेशन। यही क्या कहलाते हैं? फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के ये सारे फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, थर्ड वन हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कौन सी ऑक्सिलरीज है जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करती है? तो वेयर हाउसिंग, अभी हमने डिस्कस किया। और हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को कौन रिमूव करता है? बैंक। ओके, तो हम यहाँ पे हिंड्रेंसेस की बात कर रहे हैं जो क्या कहलाते हैं? फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट वन इज कौन सी ऐसी ऑक्सिलरीज है ट्रेड की जो रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को? तो हमें पढ़ा था, हमने बात की अभी उसके बारे में। इंश्योरेंस हेल्प करती है हमें हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव करने में, हमें प्रोटेक्शन देती है और हमें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है। और लास्ट वन था हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को कौन रिमूव करता है? तो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो हमें अवेयरनेस देता है, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज देता है, उसकी यूटिलिटी बताता है। तो ये सभी जो हमने बात की अभी हिंड्रेंसेस की, उनको रिमूव करने में कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ओके, तो यहाँ पे पहले वाले में ट्रेड की बात करी, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन में ट्रांसपोर्टेशन प्लेस को रिमूव करती है हिंड्रेंस को, वेयर हाउसिंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम को, और बैंकिंग जो होती है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को रिमूव करती है। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को, और एडवर्टाइजमेंट जो होती है या एडवर्टाइजिंग जो होती है वो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को रिमूव करती है। ओके, तो इस पूरे सेशन में आपने नोटिस किया कि हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें से पहला टॉपिक था बिजनेस रिस्क के ऊपर। हमने उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, टाइप ऑफ रिस्क की बात की, उसके कॉजेज की बात की, और
उसके नेचर की बात भी की थी वहाँ पे बिजनेस रिस्क की। और उसके इमीडिएट बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात की, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया। इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की होती है, और फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन जो होती है वो बहुत एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करी। ओके ऐसे ही कॉमर्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि कॉमर्स क्या होता है, उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड विद देयर एग्जांपल्स। सिमिलरली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, रोल ऑफ कॉमर्स क्या है या फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या है। मुझे लग रहा है कि आज का सेशन भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप उसको अच्छे से घर पे एक बार दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। तो आज इस सेशन के कंप्लीट होते ही हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपका क्या रोल है, आप इसे घर पे अच्छे से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। मैं होप कर रहा हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और मैं आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो ऐसे सेंड करूँगा और आप इंटरेस्ट पूरा दिखाइएगा और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और यदि कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे वो ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या किसी और मोड के थ्रू भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।